नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। राजनीति में कई शब्दों का इस्तेमाल बड़े जोरदार तरीके से होता है। राजनीति में भूचाल आते हैं, राजनीति में तूफान आते हैं और राजनीति में हलचलें होती हैं। सियासी हलचल बोला जाता है, सियासी तूफान और सियासी भूचाल। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हुए तो कहने लगे कि भूचाल आके चला गया, और जो नतीजा भूचाल के बाद आया वो सब ने देखा। लेकिन अब तूफान की बारी है। हरियाणा के सियासी गलियारों में अब तूफान उठा हुआ है। सियासत का ऐसा तूफान जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। हर पार्टी के भीतर तूफान है, पूरे प्रदेश में राजनीतिक तूफान है, नेताओं के भीतर तूफान है, गुटों के अंदर तूफान है, और गुटों के जो करता धरता है उनके भीतर तूफान है। मतलब तूफान ही तूफान, कैसे रोका जाएगा इस तूफान को, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद अब विधानसभा चुनाव सिर पे खड़े हैं, और इन दोनों चुनाव के बीच में एक और चुनाव है, वो है राज्यसभा का चुनाव। सियासत की ऐसी हलचलें हरियाणा में चल रही हैं, ऐसी गुणा भाग गणित जमा घटा सब हिसाब लगाया जा रहा है कि लोग समझ रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, नेताओं को हो क्या गया है। पिछले 5 साल में इतने एक्टिव नेता तो कभी देखे ही नहीं थे। खासकर सत्ता पक्ष की तो हम बात करें तो वो तो सरकार में रहे हैं, लोगों के बीच रहे, लेकिन विपक्ष को इतना एक्टिव देखा जाना ये समझने की बात है। हमारे साथ हम सबके प्रिय नवीन जी हैं, उनसे बात करेंगे और वर्तमान हरियाणा के जो सियासी हालात हैं उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो समीकरण बने, राज्यसभा के लिए जो समीकरण बनाए जा रहे हैं, और विधानसभा के लिए जो गुणा भाग गणित बैठाया जा रहा है, वो सारा गणित समझने की कोशिश करेंगे। लगातार चर्चाएं चल रही है कि फलानी पार्टी की नज़र फलानी पार्टी के नेताओं पे है, फलानी पार्टी का नेता इधर से उधर मूव कर सकता है, उसको रोका कैसे जाए, क्या रोका भी जाएगा या नहीं रोका जाएगा। बयान ऐसे आ रहे हैं अपनी ही पार्टी के लोगों पर, चाहे वो अभी मौजूदा सरकार है और चाहे विपक्ष है, लोग एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और तीखे हमले बोल रहे हैं। ये भी एक तूफान है, इसको कैसे रोका जाएगा। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। हम सियासी भूचाल, सियासी तूफान और सियासी हवाओं की बात कर रहे हैं। और तूफान तो देखिए उठा हुआ दिख रहा है, और बड़ा तूफान उठा हुआ दिख रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में राज्यसभा के चुनाव भी हैं। देखिए डबास जी, सियासी तूफान के साथ साथ जी इस भीषण गर्मी में सियासी पारा ज्यादा चढ़ा दिखाई दे रहा है। सियासी पारा भी, ये भी आपने एक उपमा दी है। सियासत के जो करता धरता है उनकी समझ में आनी चाहिए ये बात। पारा देखो इस वक्त भीषण गर्मी है, ऐसा लग रहा है आग बरस रही है। इसी तरीके से सियासत में भी आग बरस रही है। सियासत पारा पूरा उफान पर है। नेताओं की जुबान से भी आग बरस जबान से भी आग बरस रही है। एक दूसरे पे सियासी सरगर्मियां तेज हैं जी। देखिए किरण चौधरी ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी जब उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी में जा सकती हैं क्या। हमने प्रोग्राम किया, हमने बताया भिवानी की एक लीडर हो सकती हैं जो जिनके ऊपर बीजेपी की नज़र है, और उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हुई। फिर हमने दोबारा शो किया। उसके बाद जब हमने कहा कांग्रेस को लग सकता है एक बड़ा झटका, और उसके बाद बाद की बड़ी नेता हैं जी, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप बीजेपी जा सकती है, तो उन्होंने कहा जैसी हरि की इच्छा। हाँ, जैसी हरि। उन्होंने इनकार नहीं किया इस बात से। उन्होंने इनकार नहीं उनका इनकार ना करना कांग्रेस के लिए अपने आप में ही झटका है जी, कि उन्होंने इनकार नहीं किया। बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या जजपा हो, तीनों ही पार्टियों के नेता असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी, कुछ नेता जिनको टिकट नहीं मिली जी,
कुछ नेता जो चुनाव हार गए जी और कुछ नेता अपने भविष्य को लेकर के दल बदल कर सकते हैं। सारी पार्टियों के नेता एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। अच्छा, 12 मार्च के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, जेजेपी को अलग किया, तो जेजेपी के विधायकों ने जिस तरह से बगावतें शुरू की, खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए, तमाम नेता छोड़ के चले गए। उसके बाद जो सरकार को समर्थन दे रहे थे 3 विधायक, वो कांग्रेस को समर्थन देने लग गए। अब कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयान आ रहा है कि जैसी हरि की इच्छा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव नज़दीक आते गए, हरि की इच्छा तो हरि जाने, लेकिन नेताओं की इच्छा बड़ी जबरदस्त तरीके से सामने आई। नवीन जी, देखिए, नेताओं के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है जी, और जबान पे क्या है जी, ये वो नेता तब तक नहीं बताते जब तक उनका सही सेटिंग नहीं बैठ जाती। उनको नहीं लगता कि उनके दूसरी पार्टी में जाने पर उनको कोई लाभ होगा, उन्हें कोई फायदा होगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। काफ़ी साल पहले की बात है, एक नेता इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे और उनका काफ़ी बड़ा नाम था। हम लोगों को समाचार लगा कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, तो उस दिन वो नेता पानीपत में थे और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से किसी मसले पे धरने पे बैठे हुए थे। जी डोभाल जी, हमने वहीं पे टीम भेजी और हमने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मैं आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा होता तो आज मैं इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर तले यहाँ धरना ना देता। अब खुद खंडन नेता कर रहा है और उसने कहा कि मैं धरना ना देता। अगले दिन वो कांग्रेस ज्वाइन कर गया। देखिए, मैं तभी कह रहा हूं, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, उनके जुबान पर क्या है। जी, राजनीति में कौन किस पर विश्वास करता है, कौन किसके साथ है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका विरोधी है, कौन किसका दुश्मन है, जी, ये कुछ भी तय नहीं है। अब देखिए, राज्यसभा के लिए फील्डिंगें लगनी शुरू हो गई हैं। एक सीट है, दीपेंद्र हुड्डा जीते, लोकसभा पहुंचे तो राज्यसभा की सीट खाली हो गई और लॉबिंग भी शुरू हो गई है टिकट के लिए। आज अमित शाह से मिले हैं कुलदीप बिश्नोई। आज कुलदीप बिश्नोई अमित शाह से मिले हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं जी, 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जी, एक स्वतंत्र रूप से कार्तिकेय शर्मा के पास है, हालांकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही सांसद बने। 5वीं सीट लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा के जीतने के बाद खाली हुई है। अब सबकी नजर इस पर है जी, और मैं कहूँगा नजर नहीं, गिद्ध दृष्टि है जी, गिद्ध की तरह नेताओं की नजर इस सीट पर है, इस सीट पर। और कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा की सीट के लिए दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने आज अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद पारा और ज़्यादा गर्मा गया और फिर ये जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चाएं चल रही थी कि भिवानी से एक नेता, फरीदाबाद से अवतार बढ़ाना, या फिर 2 विधायकों का नाम चल रहा था, कैप्टन अजय यादव का नाम चल रहा था। तो जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही थी, तो लॉबिंग जब शुरू होती है तो कहीं ना कहीं पत्ते भी कटने लगते हैं। ऐसे में कोई ना कोई फिर किंग मेकर बन के आता है। अब की बार किंग मेकर की भूमिका में कौन हो सकता है? देखिए, अल्पमत की सरकार चल रही है। प्रदीप जी, 3-4 महीने बाद अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है जी, और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में गैर जाट की राजनीति की है जी। हरियाणा की राजनीति जाट वर्सेस गैर जाट चलती है। बीजेपी ने तो कम से कम ऐसा किया, और नहीं, वो सारी पार्टियां देखो, सभी पार्टियों ने किया, लेकिन गैर जाट का मुद्दा तो जब से हरियाणा बना है तब से चलता रहा है। जवाहरलाल के समय में भी चला। हाँ। लेकिन खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी, देखिए, अगर हम बात करें, चौटाला के समय में भी चला, बंसीलाल के समय में भी चला, चौधरी भजनलाल के समय में भी चला जी। और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की तो गैर जाट की राजनीति हरियाणा में की उन्होंने जी।
अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ूं। जी जी, जब आप आगे बढ़ाना, बीजेपी धरातल पे जाट गैर जाट की राजनीति भले ही करती हो, लेकिन जब ऊपर की राजनीति का जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें जाटों से कोई ऐतराज नहीं, कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने दुष्यंत चौटाला से भी सहयोग लिया, रणजीत सिंह चौटाला को भी मंत्री बनाया, उन्हें जेपी दलाल को भी मंत्री बनाया। तो निश्चित तौर पे जब सरकार चलानी होती है तब बीजेपी को कोई संकट नहीं होता, जाट गैर जाट की कोई राजनीति नहीं होती। लेकिन जब वोट हासिल करने होते हैं तब आमतौर पे राजनीति के जो ज़्यादा जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि बीजेपी जाट गैर जाट की राजनीति करती है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जहाँ तक जाटों की बात है, जी, जाटों को भारतीय जनता पार्टी पद देती है। आप ये देखिए, हरियाणा से सुभाष बराला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर उनको राज्यसभा सांसद बनाया भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा। मतलब वो इतना ही रखते हैं कि देखो भाई आपका एक नुमाइंदा है, बाकी आपको हम नहीं, लेकिन जाटों को ये दिखाते हैं कि हम आपको इग्नोर नहीं करते, हम आपको भी पूरा महत्व दे रहे हैं। जी। आप ये देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उससे पहले हरियाणा में मंत्री रहे। तो हालांकि राजनीति जब वो चुनावी राजनीति करते हैं तो गैर जाट की करते हैं। हाँ, चुनावी राजनीति गैर जाट की करते हैं जी। क्योंकि उनकी इक्वेशन ऐसे बैठती है, हर आदमी जानता है हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और इनेलो जी दोनों जाटों की पार्टी है जी। दोनों के नेता जाट हैं जी और जाट भी उनको अपनी पार्टी मानते हैं जी। इसके अलावा कांग्रेस में जब से मानते रहे हैं, हाँ, 2019 तक मानते रहे, अब तो दोनों हाँ, के लिए। देखिए, जब से किसान आंदोलन हुआ तब से कुछ लोग उनसे नाराज हुए, उनकी बिरादरी के लोग नाराज हुए क्योंकि उन्हें उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, आशाएं थी। लेकिन जननायक जनता पार्टी सत्ता में बनी रही, उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया, किसान आंदोलन का साथ नहीं दिया, जाट आंदोलन में जाटों का साथ नहीं दिया, तो उस वजह से वो लोग उनसे नाराज नजर आए। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गैर जाट की राजनीति हरियाणा में की है। लेकिन राज्यसभा चुनावों में तो देखिए एक किंग मेकर तो चाहिए, तो जो साथ देखिए, सबको तो अलग कर रखा है बीजेपी ने। देखिए, जननायक जनता पार्टी भी अलग है, कांग्रेस तो है ही। देखिए, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, इनको तो माना जाता है कि ये जाटों की पार्टियां हैं। और कांग्रेस में जब से कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाली, 10 साल, लगभग 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद भले ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बना हो, लेकिन वर्चस्व कांग्रेस में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही रहा कांग्रेस में जी। तो यानी कांग्रेस में भी जाटों को उन्होंने तरजीह दी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा मिला कि गैर जाटों को ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उनकी और कहीं सुनवाई नहीं है, उनको और कहीं पद नहीं मिलेगा और कहीं जगह नहीं मिलती। तो जितना गैर जाट था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। वो चाहे बनिया रहा हो, चाहे पंडित रहा हो, चाहे वो पंजाबी रहा हो, चाहे वो राजपूत रहा हो, या वो और कोई अन्य कास्ट रही हो। आप देखिए, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेकर के आई, चाहे वो 2014 में, चाहे 2019 में जी। तो इस बार भी राज्यसभा सांसद, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर किसी गैर जाट को जी राज्यसभा सांसद बनाए। उसके लिए कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा चेहरा है, लॉबिंग शुरू कर दी। हालांकि मैं अगर बीजेपी का इतिहास देखता हूँ, बीजेपी की कार्यशैली देखता हूँ, उनकी मैनेजमेंट देखता हूँ, तो बीजेपी कब किसको कौन सा पद देगी वो आखिरी मूवमेंट तक इस बात को पता नहीं लगने देती। नहीं पता लगता, हमेशा आउट नहीं होता। कि आप ये देखिए, 11 मार्च की रैली में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ ठोकी और कहा कि मेरे दोस्त रहे, और अगले ही दिन उनको इस्तीफा दिया और वो लोकसभा के उम्मीदवार घोषित हुए। तब तक किसी को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। तो ये मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जो अभी लेटेस्ट उदाहरण बीजेपी ने किया। फिर नायब सिंह सैनी की किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली रही है, वो जब भी किसी को कोई पद देना होता है, कोई जिम्मेवारी देनी होती है, वो इस बात का किसी को अंदाजा नहीं लगने देती, खुलासा नहीं होने देती, खुलासा बिल्कुल नहीं होता, ना किसी को अंदाजा हो पाता है। आखिरी मोमेंट पे जब इस बात की घोषणा होती है, सब लोग एक बार हैरान होते हैं, अरे इनका नाम कहाँ से आ गया, इन्हें ये कहाँ से पद दे दिया गया जी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई आज जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की हुई और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई, राजनीतिक गलियारों में एकदम चर्चा होने लगी कि वो राज्यसभा के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। अब देखिए इस लॉबिंग में वो कितने सक्सेस होंगे, कितने नहीं होंगे। पार्टी उन्हें राज्यसभा सांसद के लिए कैंडिडेट बनाती है, उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती है, किसी और को बनाती है ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस बात की सरगर्मी तेज हो गई है, सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन सर देखिए, राज्यसभा चुनाव एक किस्म से हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय अल्पमत की सरकार प्रदेश में चल रही है, उसके लिए एक किस्म से फ्लोर टेस्ट भी होगा। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखिए राज्यसभा सांसद के लिए सारे विधायकों को वोट करना होगा और इसमें बड़ी अहम भूमिका रहेगी जननायक जनता पार्टी की। क्योंकि आप ये देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायक हैं, मुख्यमंत्री का अगर हम वोट मिलाते हैं, और कांग्रेस के पास 30 विधायक थे, जिनमें से एक विधायक वरुण मुलाना जो है वो लोकसभा में चले गए, तो उनके पास 29 एमएलए रह गए। और जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं। नहीं, 3 विधायकों का निर्दलीय समर्थन मिल गया, उनको 42 हो गए। 3 ने कांग्रेस को निर्दलीय, 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। और आप ये देखिए, जननायक जनता पार्टी के विधायक कोई बीजेपी के टच में है, कोई कांग्रेस के टच में है जी। तो वहां पर जहां जननायक जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हमारे पास 10 विधायक हैं और जीत हार राज्यसभा में हमारा बड़ा महत्व रहेगा, उनके बिना नहीं हो सकती, लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा वहां बना हुआ है क्योंकि उनके विधायक कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ टच में है, कोई कांग्रेस के साथ टच में होने की वजह से तो दो विधायकों के निलंबन को लेकर उन्होंने तो उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दी है स्पीकर को जी। और अगर स्पीकर उनके सदस्यता रद्द करता है जी, तो देखिए राज्यसभा में भी आंकड़ा बदलेगा और विधानसभा में भी आंकड़ा बदलेगा। तो मुझे लगता है जब तक राज्यसभा सदस्य नहीं चुना जाता, तब तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, उनके साथ टच में है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी राज्यसभा में उनका लाभ लिया जाए, उनके वोट लिए जाए। और देखिए, क्रॉस वोटिंग की वजह से ही या खराब वोट की वजह से ही पिछली बार अजय माकन राज्यसभा चुनाव हारे थे हरियाणा में, और कांग्रेस के भीतर ही हम कहें क्या गए उसको कि गलत वोट जिस तरीके से डाला गया या डलवाया गया या गलती से डल गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अब फिर से कांग्रेस के भीतर बयान इस तरह से आने लगे हैं, टिकटों को लेके बयान आने लगा है, फिर नेताओं की ओर से कहा जाने लगा है कि सबसे सशक्त अगर मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो कई नेता मानते हैं, कुमारी शैलजा के हक में भी बोला जा रहा है कि सबसे सशक्त दावेदार जो है कुमारी शैलजा है, और आज खुल के बोला है किरण चौधरी ने। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है जी, तो अभी तक सारे कांग्रेसी, ज्यादातर कांग्रेसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता आगामी मुख्यमंत्री मानकर चल रही है जी, कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हरियाणा में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन शैलजा के समर्थक जी ये मानते हैं अगर हरियाणा में सरकार बनी तो कांग्रेस हाईकमान इस बात का महत्वपूर्ण फैसला लेगी जी, और कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री हो सकती है। देखिए, कांग्रेस हाईकमान अगर ऐसा कोई फैसला लेती है जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बड़ा झटका होगा। निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो झटका भजनलाल को दिया था 2005 में उस वक्त कांग्रेस ने टिकटें
भजन लाल की मर्जी से दी थी। भजन लाल की पसंद के उम्मीदवारों को चेहरा भी भजन लाल थे और फिर चुनने में भजन लाल चेहरा और था। उस समय कुमारी शैलजा, तमाम लोग भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे। ये सारे भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे। ओपी जिंदल साथ थे। ओपी जिंदल साथ थे, भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, कुमारी शैलजा, ये सारे विरोध में थे, साथ थे। और ये भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे ये। हाँ, ये सारे भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे, भजन लाल के खिलाफ थे। जी। और भजन लाल को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ इस तरह का काम होगा कि पार्टी एकदम हाईकमान कोई और ऐसा फैसला लेगी। वो तो बकायदा अपना शपथ की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सारे विधायकों को बुला लिया था, सारे अफसर उनके यहाँ हाजिरी भर रहे थे। 7 दिन लगे चयन करने में। दिल्ली ने 3 ऑब्जर्वर भेजे, कांग्रेस ऑब्जर्वर भेजे जी, बकायदा। तो भजन लाल के लिए जैसे 2005 में बड़ा झटका था। अगर कांग्रेस हाईकमान ने इस बार कोई इस तरीके का निर्णय लिया तो निश्चित तौर से ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। अब देखिए कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेगी, ये तो समय बताएगा। सरकार किसकी बनेगी ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि कांग्रेसी बड़े उत्साहित हैं, उनको लग रहा है कि आने वाला समय उनका है, जनता का मूड बदला हुआ है। लेकिन बीजेपी आराम से नहीं बैठी। आज भी नायब सैनी ने देखिए भर्तियां निकालने के बाद अब एक ऐसी घोषणा की है जिसमें बिजली के बिलों की दर इतनी कम कर दी है, 100 यूनिट 200 यूनिट पे 100 रुपये या 100 यूनिट पे 200 रुपये, इस तरह का उन्होंने फैसला लिया है। ये महत्वपूर्ण फैसला लोगों के लिए। देखिए डबास जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बिजली और पानी के मुद्दे पर 2 बार लगातार सरकार उन्होंने बनाई जी, भारी बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई, तो उन्हें लगने लगा कि कुछ तो है। मुझे लगता है उसी फॉर्मूले को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फॉर्मूला निकाला है कि जो 100 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करेगा, जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा, मात्र 200 रुपये उसका किराया आएगा, 200 रुपये बिल आएगा जी। वो बिल भी नाम मात्र का है, वो भी फ्री जैसी है, क्योंकि ये उसका शुरू से विरोध करती रही भारतीय जनता पार्टी की मुफ्त बिजली दे रहे हैं और ये सरकार का नुकसान कर रहे हैं। तो इन्होंने फ्री ना करके इन्होंने मात्र 200 रुपये रख दिए, ताकि कल को ये ना कहा जाए कि कल तो आप विरोध कर रहे थे, आज आप फ्री में कैसे दे रहे हो। तो उन्होंने फ्री ना देके फ्री जैसा काम उन्होंने कर दिया है। 200 रुपये आज हर आदमी जानता है बिजली के बिल के लिए 200 रुपये। तो क्या माने ये सियासी तूफान जो उठा हुआ है, विधानसभा चुनाव तक ये और तेज होगा? सियासी जो तापमान बढ़ा हुआ है, अक्टूबर आते आते तो ये पारा जो है, भले ही उस समय मौसम बदल जाए लेकिन पारा कम नहीं होता, लग नहीं रहा है। देखिए ये पारा तो दिन पर दिन चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जी। जैसे जैसे समय निकल रहा है जी। कांग्रेस तो इस बात से संतुष्ट है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लोग उनसे नाराज हैं। 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिली हैं जी। कांग्रेस के पास संगठन तक नहीं है, अपने जिला अध्यक्ष तक नहीं है जी। कांग्रेस के पास अपनी कोई टीम नहीं है, उसके बावजूद उनको 5 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस तो बड़ा संतुष्ट नजर आ रही है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें खोने को लेकर के वो समीक्षा करने के बाद अब वो इसकी भरपाई करने में लगी है कि विधानसभा चुनावों में इसकी भरपाई कैसे हो सकती है। और कांग्रेस देखिए, आरोप बीजेपी के भीतर भी लगे थे, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी में भी भीतरघात की और तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन वो आरोप जब लगे उसी समय खत्म भी हो गए। जो उनका हुआ, किस नेता के साथ क्या होना चाहिए था, ये पार्टी के भीतर की बात बन के रहेगी। कांग्रेस अभी तक उससे उभर नहीं पाई है। अभी भी कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को लेके, हार जीत को लेके, जहां आगे की रणनीति पे मंथन होना चाहिए था, वहां आरोप प्रत्यारोपों का लगातार दौर जारी है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के भीतर का जो सियासत, जो मैंने शुरुआत में कही थी कि दलों के अंदर भी एक जो तूफान जो है उठा हुआ है, उसको थामने की जरूरत है। दोस्तों, ये तूफान अक्टूबर तक लगता है ऐसे ही चलता रहेगा और नई सरकार बनने तक इस तूफान में कई सारे बवंडर उठते दिखेंगे। हमने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का भूचाल आया था, अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर तूफान उठा हुआ है।
कैसे थमेगा ये तूफान, गुणा भाग गणित के हिसाब से किसकी गोटियां कहाँ फिट बैठ रही है, ये सब नेता जानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, अपनी गोटियां फिट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको आज का शो कैसा लगा? हमने तमाम विस्तृत चर्चा की है पहलुओं पर। टिप्पणी करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। शो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप शेयर करते हैं तो ये सार्थक चर्चा अन्य लोगों तक भी पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप वक्त देते हैं आवाज जी, और इतना शानदार आप विश्लेषण करते हैं और निश्चित तौर पे लोगों को पसंद आता है, इसीलिए आप सबके प्रिय भी बने हुए हैं। देखिए डबाज जी, 30-35 साल की पत्रकारिता हम लोगों ने की है। इस 30-35 साल की पत्रकारिता में हम लोगों का जो तजुर्बा है वो बांटने का मौका आप हमें देते हो, तो हम उस तजुर्बे को लोगों तक पहुंचाते हैं। नहीं, लोग सुनना चाहते हैं इसलिए हम लोग आपसे बात करते हैं। आप सबके प्रिय हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डबाज जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सबसे अनुरोध, नमस्कार।